वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हम आज देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक पेपर। क्या चाहिए? पेपर चाहिए। दूसरा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्वेंट क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है। और नंबर 3 पे क्या चाहिए? सैंपल चाहिए। क्या चाहिए? सैंपल चाहिए। पेपर जो होगा वो स्टेशनरी फेज के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा? स्टेशनरी फेज के रूप में काम करेगा। जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन होगा वो मोबाइल फेज के रूप में काम करेगा। मोबाइल फेज के रूप में काम करेगा। इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे ही एक पेपर है, क्या है? एक पेपर है। पेपर बेसिकली नाइट्रोसेलुलोज का होता है। उसके ऊपर हम कई बार हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन का, कई बार हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन का ऊपर लेप किया जाता है। कई बार हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन का, कई बार हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन का, क्योंकि हम पेपर को कैसा बना सकते हैं? पोलार भी बना सकते हैं और नॉन पोलार भी बना सकते हैं। ये कैसे होगा हम आगे इसको देखेंगे। तो मान लीजिए ये एक पेपर है। इस पेपर के 1 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से ऐसे निशान लगाया जाता है और सैंपल को यही रखा जाता है। ये आ गया सैंपल। क्या आ गया? सैंपल। अब इस पेपर को सॉल्वेंट सॉल्यूशन में रखना। किसमें रखते हैं? सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसे हम मोबाइल फेज के रूप में बोला था। क्या बोला था? मोबाइल फेज। अच्छा, इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगी? पेपर होगा क्या? नहीं, पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है। हमने अब क्या बात की थी कि पेपर स्टेशनरी फेज के रूप में लेते हैं, लेकिन पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। सॉल्वेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट। क्या बोला? सॉल्वेंट फ्रंट। देखो, पेपर के ऊपर सॉल्वेंट की एक लेयर आ गई। अब ये जो लेयर है ये किसका काम करेगी? स्टेशनरी फेज का काम करेगी। यहां पर पेपर स्टेशनरी फेज के रूप में लिया जाता है, और पेपर के ऊपर जो सॉल्वेंट की लेयर होती है वो किसका काम करती है? स्टेशनरी फेज का काम करती है। ठीक है, जो सॉल्वेंट की लेयर है। और यहाँ पे जो मोबाइल फेज के रूप में लिया जा रहा है वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिया जा रहा है। और यहाँ पर रख दिया गया सैंपल। सैंपल को कभी भी मोबाइल फेज में डुबोना नहीं। सैंपल को कभी भी इसमें मोबाइल फेज में डिप नहीं करना। क्यों? क्योंकि सैंपल इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो सैंपल को हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, या यूं कहूं तो पेंसिल से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर एक लाइन लगाई जाती है जहां पर सैंपल को लगाया जाता है, या सैंपल को लगाया जाता है। अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि जो ये मोबाइल फेज है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, और ये सैंपल को भी क्या करेगी? मूव करेगी, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि मोबाइल फेज का क्या काम है? सैंपल को भी मूव करना, खुद भी मूव होना, सैंपल को भी मूव करना। जैसे एक मदर थी, उसके 3 बच्चे थे XYZ, तो मदर खुद भी जा रही थी और वो अपने बच्चों को भी मार्केट लेके जा रही थी। वैसे जो मोबाइल फेज होगी वो खुद भी यहाँ पर ट्रैवल करेगी और साथ में सैंपल को भी लेके जाएगी। और यहाँ पर सैंपल जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें? या तो स्टेशनरी फेज में,
या तो स्टेशनरी फेज में, या किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, मोबाइल फेज में। ऐसा कैसे? क्योंकि यहां पर जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करेगी, या यूं कहूं तो रिलेटिव सोल्युबिलिटी, रिलेटिव सोल्युबिलिटी के आधार पर जो सैंपल होगा वो सेपरेट होगा। कैसे? उसको देखते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। देखिए, मैं मान लूं कौन सी है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी प्रकार की होती है रिजर्व फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स्ड फेज। देखिए, एक तो सोलवेंट फ्रंट है। सोलवेंट फ्रंट क्या है? जो सोलवेंट ने ऊपर मूवमेंट की, यानी यहां पर एक स्टेशनरी फेज है, और एक कैसी फेज है, एक मोबाइल फेज है। सबसे पहले स्टेशनरी फेज ने मूवमेंट की है। देखो, सबसे पहले किसने मूवमेंट किया? स्टेशनरी फेज ने। मान लीजिए जो स्टेशनरी फेज है, जो यहां पे सोलवेंट फ्रंट है, वो कैसा है? वो पोलर है। और जो मोबाइल फेज है, ठीक है, वो कैसी है? नॉन पोलर है। अब जो मोबाइल फेज मूवमेंट कर रही है वो नॉन पोलर है, ठीक है, वो अपने साथ उस सैंपल को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जो सैंपल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। यानी ये नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर को पहले इल्यूट करेंगे। देखो, स्टेशनरी फेज तो आ गई पोलर, ठीक है, मोबाइल फेज कैसी है? नॉन पोलर। मोबाइल फेज मूवमेंट कर रही है, कैसी कर रही है? नॉन पोलर मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और यहां पर जो सबसे पहले इल्यूट होगा वो भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा, क्योंकि मोबाइल फेज सैंपल को अपने साथ मूवमेंट कर रही है ना, तो जहां पर अटैचमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि नॉन पोलर में अटैचमेंट ज्यादा होती है, तो मोबाइल फेज नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर ही सबसे ज्यादा मूवमेंट करेगा, और सबसे पहले इल्यूट भी कौन होगा? नॉन पोलर मूवमेंट, नॉन पोलर इल्यूट होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल फेज। अच्छा, रिवर्स्ड फेज में क्या होगा? स्टेशनरी फेज कैसी हो जाएगी? स्टेशनरी फेज हो जाएगी नॉन पोलर। ये हम रिलेटिव ले लें, ठीक है, कि रिलेटिवली कि मोबाइल फेज की तुलना में स्टेशनरी फेज कैसी है? पोलर है। यहां पर स्टेशनरी फेज कैसी है? नॉन पोलर है। मोबाइल फेज कैसी हो जाएगी? मोबाइल फेज कैसी हो जाएगी? पोलर। मान लीजिए कि ये जो सोलवेंट है ये नॉन पोलर है, और जो मोबाइल फेज है वो कैसी है? पोलर है। अब मोबाइल फेज ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी क्योंकि पोलर है, ठीक है, और मोबाइल फेज जो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है, साथ में सैंपल की मूवमेंट भी हो रही है, तो जो सैंपल पोलर होगा वो मोबाइल फेज के साथ जुड़कर ज्यादा ऊपर तक मूवमेंट करेगा। यहां पर कौन सी चीज सबसे पहले इल्यूट होगी? पोलर। पोलर क्या होगी? इल्यूट। यानी इस सॉल्यूशन में सबसे पहले जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करके सॉल्वेंट फ्रंट बनाएगा। अच्छा, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पेपर है, और पेपर में क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है। तो पेपर में होने वाले कैपिलरी एक्शन के कारण कैपिलरी एक्शन के कारण एक्शन के कारण मैं नीचे लिख देता हूं कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले सॉल्वेंट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और सॉल्वेंट फ्रंट बना लिया,
बाद में जो मोबाइल फेज है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है और सैंपल को साथ में मूवमेंट करवा रही है। अगर मोबाइल फेज नॉन पोलर है तो वो सैंपल को भी ऊपर लेके जा रही है, तो नॉन पोलर सैंपल ही इल्यूट होगा सबसे पहले। और अगर मोबाइल फेज पोलर है तो वो पोलर सैंपल को ही क्या करेगी, सबसे पहले इल्यूट करेगी। अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं पेपर। ये जो पेपर लिया है, ये पेपर सिंपल भी हो सकता है। कैसा पेपर हो सकता है? सिंपल पेपर। एक सिंपल पेपर के रूप में भी हो सकता है और इसके कई ग्रेड्स होंगे। क्या होंगे? कई ग्रेड्स के पेपर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सिंपल पेपर है, इसमें कई ग्रेड्स होंगे जो कि इसके जो पोर साइज के आधार पर होंगे। इसका पोर साइज कैसा है, इसका पोर साइज कैसा है, उस पोर साइज के आधार पर क्या होंगे? ग्रेड्स होंगे। या हम हाइड्रोफिलिक पेपर भी ले सकते हैं। या हाइड्रोफोबिक पेपर भी ले सकते हैं। हाइड्रोफोबिक पेपर भी ले सकते हैं। हाइड्रोफिलिक पेपर की बात की जाए तो नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज की मूवमेंट किससे कराई जाएगी? फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक पेपर बन जाएगा। या इसकी मूवमेंट किससे करवाई जा सकती है? ग्लाइकोल से या ग्लिसरीन से। इससे क्या बनता है? हाइड्रोफिलिक पेपर बनता है। और हाइड्रोफोबिक पेपर, बेसिकली हाइड्रोफोबिक पेपर रिवर्स्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी में काम आता है। हमने पढ़ा था ना नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो रिवर्स्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी में काम आता है। अच्छा, इस पेपर पे क्या होगा? एसिटाइलेशन ऑफ OH। OH आयन का एसिटाइलेशन हो जाएगा। देखिए जो पेपर होते हैं वो पेपर तीन प्रकार के होते हैं। या तो सिंपल पेपर ले सकती है, उसमें कई सारे ग्रेड्स आते हैं। ये ग्रेड्स पोर साइज को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं कि उसके पोर साइज कैसे हैं। उन पोर साइज के आधार पर ग्रेड्स आते हैं पेपर के। या पेपर हाइड्रोफिलिक पेपर हो सकता है जो नाइट्रोसेलुलोज के साथ ग्लाइकोल या ग्लिसरीन या फॉर्मल्डिहाइड के मिलने पर बनता है। या हाइड्रोफोबिक पेपर हो सकता है जो कैसे बनता है? एसिटाइलेशन ऑफ OH के एसिटाइलेशन से। यह रिवर्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज आता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं? देखिए अब बात करते हैं हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। जो यहां पर सॉल्यूशन डाला गया है वो अगर हाइड्रोफिलिक हो तो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? एक एन ब्यूटेनॉल, इसका रेशो लिया जाता है किसके साथ? ग्लेशियर एसिटिक एसिड, रेशो वाटर। ग्लेशियर का मतलब होता है एनहाइड्रस, यानी यहां पर वाटर ना हो, प्योर एसिटिक एसिड हो। यहां पर एनहाइड्रस हो यानी वाटर ना हो, क्या हो? एसिटिक एसिड हो। इसका रेशो आएगा 4:1:5, 415। ठीक है, ये आ गया पहला तरीका। दूसरा आइसोप्रोपेनॉल
रेशो अमोनिया रेशो वाटर, ठीक है। ये आएगा कितना 914, 415 और 914, ये रेशो लगा लीजिए। इसको ऐसे ही याद रखना, 4:1:5 याद नहीं रहेगा, 415 914। और तीसरा आएगा मेथेनॉल रेशो वाटर 4:1। तो ये हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन हम ऐसे तैयार कर सकते हैं। एन ब्यूटेनॉल प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी एनहाइड्रस एसिटिक एसिड प्लस वाटर, कितना रेशो 4, 1 और 5। या आइसोप्रोपेनॉल अमोनिया और वाटर का रेशो कितना 9:1:4। या मेथेनॉल रेशो वाटर का रेशो कितना 4:1 आएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन की। इसमें आएगा डाइमिथाइल ईथर, रेशो डाइमिथाइल ईथर रेशो साइक्लोहेक्सीन, डाइमिथाइल ईथर और साइक्लोहेक्सीन का मिक्सचर यहां पर लिया जाता है। ये आ गया हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर की, या इसे कहते हैं रिलेटिव फ्रंट। रिलेटिव फ्रंट, मान लीजिए जो सॉल्वेंट था उसने सॉल्वेंट फ्रंट तक मूवमेंट किया, इसे आर मान लिया। क्या मान लिया, आर। यह मॉलिक्यूल है ए, इस मॉलिक्यूल ने यहां तक मूवमेंट किया सैंपल ने। यह मूवमेंट है बी, इसने यहां तक क्या किया, मूवमेंट किया, ठीक है। जो आर है वो तो है सॉल्वेंट की मूवमेंट, या सॉल्वेंट का जो भी क्या है मूवमेंट है, इसे हमने क्या बोला, आर बोला। या ए को क्या बोला कि ए मॉलिक्यूल ने कितनी यहां पर ट्रैवलिंग की, या बी मॉलिक्यूल ने कितनी ट्रैवलिंग की। इसे रिटेंशन फैक्टर से हम बता सकते हैं। रिटेंशन फैक्टर या आर एफ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस। जो सब्सटेंस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, चाहे वो मॉलिक्यूल ए था चाहे वो मॉलिक्यूल क्या था, बी था, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, जो सॉल्वेंट फ्रंट ने डिस्टेंस ट्रेवलिंग की। मान लीजिए ए के लिए आरएफ फैक्टर लिखना, ए मॉलिक्यूल के लिए आरएफ फैक्टर कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक डिस्टेंस ट्रेवल की, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट ने कितनी की, आर की, आ गया ए बटा आर। और बी के लिए कितना होगा आरएफ फैक्टर, वो आ जाएगा बी, क्योंकि उसने बी डिस्टेंस तय की, और जो सॉल्वेंट फ्रंट होगा वो तो सेम ही होगा ना,
सोलवेंट फ्रंट तो क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से हम रिटेंशन फैक्टर या रिलेटिव फ्रंट से हम ये डिस्टेंस को ना सिर्फ मेजर कर सकते हैं बल्कि इनका कंपैरिजन करके इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन किस बेस पे हो रहा है, रिटेंशन फैक्टर या रिलेटिव फ्रंट के बेस पर हो रहा है। जितने डिस्टेंस ए ने ट्रैवल की बटा सोलवेंट फ्रंट या जितने डिस्टेंस बी ने ट्रैवल की बटा सोलवेंट फ्रंट, आरएफ वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में। 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। आरएफ वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में। आरएफ वैल्यू है क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को सैंपल के रूप में यूज किया गया है, अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, उनके रेशियो से हम इनका सेपरेशन या रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर एक है स्टेशनरी फेज, एक है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हो सकती है, स्टेशनरी फेज हो सकती है, एक सेपरेशन मेथड। मैं इस प्रैक्टिकल की बात करूं, यहां स्टेशनरी फेज कैसी है, यहां पर पेपर के ऊपर सॉल्वेंट की एक लेयर आ गई, सॉल्वेंट की एक लेयर आ गई, इसे क्या बोला, सॉल्वेंट फ्रंट बोला। तो यहां पे जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है। अच्छा मोबाइल फेज कैसी है, वो तो है लिक्विड, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। और जो सेपरेशन मेथड है वो क्या है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, तो क्या बन रहा है, एक पार्टीशन बन रहा है। एबीसी में क्या बन रहा है, पार्टीशन बन रहा है। सेपरेशन मेथड हमने क्या कौन कौन से बताए थे, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन और एडजॉर्प्शन। तो यहां पे क्या बन रहा है, पार्टीशन बन रहा है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। या स्टेशनरी फेज हम सॉलिड आयन एक्सचेंज लेयर ले सकते हैं, आयन एक्सचेंज लेयर ले सकते हैं जो कैसी हो, सॉलिड हो। आयन एक्सचेंज लेयर ले सकते हैं जो कैसी हो, सॉलिड हो। और मोबाइल फेज तो लिक्विड ही रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो यहां पर जब आयन एक्सचेंज ले ली वो भी सॉलिड रूप में और यहां पर लिक्विड ले लिया तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। ये कल हम पढ़ चुके हैं, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, ठीक है, पार्टीशन और साइज एक्सक्लूजन। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बेस पर इसे लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या सॉलिड लिक्विड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो ये इस क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग नाम हो सकते हैं। बेसिकली इसे लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए इस क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट की मूवमेंट असेंडिंग हो रही, ऊपर की तरफ हो रही, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ। और सॉल्वेंट की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, ऊपर की तरफ। इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो वो इस प्रकार,
यहां से सॉल्वेंट की मूवमेंट कर रही है। और ये क्या चीज हो, इस प्रकार पेपर, ठीक है। यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे लग रहा है और सॉल्वेंट की मूवमेंट भी नीचे हो रही है। देखो यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट असेंडिंग मूवमेंट कर रहा है, तो इसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बोला। यहां पर सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। जिस तरफ से ग्रेविटेशन फोर्स लगा है उसी तरफ से सॉल्वेंट मूवमेंट कर रहा है। अच्छा कौन सी फास्ट होगी, ये वाली फास्ट होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के जैसे ही मूवमेंट किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट के बेस पर इसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जहां पर सॉल्वेंट की मूवमेंट तो ऊपर की तरफ हो रही है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, ये स्लो प्रोसेस है। जबकि सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो भी नीचे की तरफ हो, ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे की तरफ लगे, तो इसे डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये फास्ट होती है। कैसी होती है, फास्ट होती है। तो आगे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि कैसी है, फास्ट है। इसके बेस पर और भी है, जैसे एक है असेंडिंग डिसेंडिंग, एक है सर्कुलर या इसे रेडियल बोलते हैं। अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होगा, पेपर कुछ इस तरह से होगा और यहां रखा जाएगा सॉल्यूशन, यहां क्या रखा जाएगा, सॉल्यूशन रखा जाएगा। अब पहले ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होगी। पहले असेंडिंग और फिर कैसी होगी, डिसेंडिंग। तो असेंडिंग डिसेंडिंग मूवमेंट भी हो सकती है, केवल असेंडिंग मूवमेंट भी हो सकती है, केवल डिसेंडिंग मूवमेंट भी हो सकती है, असेंडिंग डिसेंडिंग मूवमेंट भी हो सकती है, या सर्कुलर मूवमेंट भी हो सकती है। जैसे पेपर ऐसे राउंड ले लिया, और बीच में एक विग लगा दिया इसे, और इसे रख दिया पेट्री डिश। इसमें रख दिया पेट्री डिश में। अब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो इस विग की सहायता से पहले रेडियस में जाएगा, और रेडियस से इस प्रकार से पहले कहां जाएगा, बिल्कुल सेंटर में जाएगा, और सेंटर से रेडियस में जाएगा, ठीक है। यानी विग की सहायता से सॉल्यूशन ऊपर चढ़ा, पहले कहां गया, बिल्कुल इसके सेंटर में, और सेंटर से रेडियस की तरफ इस तरह से फ्लो हो जाएगा। ये कैसा मूवमेंट हुआ, सर्कुलर या रेडियल मूवमेंट हुआ। और ये मूवमेंट कैसा हुआ, असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले ऊपर की तरफ चढ़ा फिर वापस नीचे की तरफ आया, तो पहले ऊपर फिर नीचे, तो ये होगा असेंडिंग डिसेंडिंग मूवमेंट। या सर्कुलर या रेडियल मूवमेंट कैसे होगा, विग की सहायता से बिल्कुल पहले सेंटर में गया और सेंटर से कहां, अलग अलग रेडियस में गया, तो ये कैसा हुआ, सर्कुलर या रेडियल मूवमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा 2D भी होता है, ये नंबर 4 है। नंबर 5 पे क्या आएगा, 2D मूवमेंट। ये बेसिकली जो सम टाइप बता रही है सॉल्वेंट की मूवमेंट के आधार पर बता रहे हैं, कभी असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग, कभी असेंडिंग डिसेंडिंग, कभी रेडियल या सर्कुलर। अब आ गया 2D। देखिए
और ये क्या है, सॉल्यूशन है या मोबाइल फेज है। पहले ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई, ठीक है, बाद में इसे 90 डिग्री घुमा दिया गया। जैसे ही इसे 90 डिग्री घुमाया गया, मैं घुमा नहीं रहा हूं, सिर्फ मूवमेंट बदल रहा हूं। अब मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे। अब मूवमेंट कैसी हुई है, दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ से, ठीक है। या इसे हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट, इसे बोल सकते हैं राइट। तो एक तरफ तो मूवमेंट हो रही है अपवर्ड, एक तरफ मूवमेंट कैसे हो रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो दो डायमेंशन में मूवमेंट हो रही है। इसे क्या कहेंगे, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी, या असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकती है, रेडियल हो सकती है, असेंडिंग हो सकती है, डिसेंडिंग हो सकती है। ये केवल सॉल्वेंट की मूवमेंट पे डिसाइड करेगा। अगर सॉल्वेंट ऊपर मूवमेंट कर रहा है और फिर इस तरफ से राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है, या लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो दो डायमेंशन में मूवमेंट हो रही है। तो कैसी मूवमेंट होगी, 2D मूवमेंट होगी। अब पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। पहली एप्लीकेशन है फूड कलरिंग को सेपरेशन करना। फूड कलरिंग का सेपरेशन करना, जो फूड कलर है उनका क्या करना, सेपरेशन करना। फूड कलरिंग का सेपरेशन करना। दूसरा क्या है, इंक डाई का सेपरेशन करना। इंक होगी या डाई होगी, इनका क्या करना, सेपरेशन करना। इंक डाई का सेपरेशन करना, फूड कलरिंग का सेपरेशन करना, पिगमेंट्स का सेपरेशन करना। प्लांट के जो पिगमेंट्स है, चाहे वो क्लोरोफिल है, चाहे वो कैरोटीनोइड्स है, पिगमेंट्स का क्या करना, सेपरेशन करना। पिगमेंट्स का सेपरेशन करना, कहां से सेपरेशन करना, लीफ से या स्टेम से। लीफ स्टेम से पिगमेंट्स का सेपरेशन करना। या नंबर 4 पे क्या आएगा, एमिनो एसिड या ड्रग्स का सेपरेशन करना। ड्रग्स या एमिनो एसिड का ब्लड से क्या करना, सेपरेशन करना। जो टेस्ट होते हैं ड्रग्स टेस्ट, उसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उस ब्लड के सैंपल को ड्रग्स अलग किए जाते हैं, ब्लड के सैंपल से ड्रग्स अलग किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि कौन से ड्रग्स इसने लिए हैं, ठीक है। तो उसका सेपरेशन भी कैसे किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा। फूड कलरिंग का सेपरेशन करना, इंक डाई का सेपरेशन करना, कोई इंक है कोई डाई है उसका सेपरेशन करना, पिगमेंट्स का सेपरेशन करना लीफ या स्टेम से, या एमिनो एसिड या ड्रग्स का सेपरेशन करना ब्लड से। ये आगे